हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके ईवीएस यानी एनसीईआरटी के टॉपिक नंबर 27 की। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम आपके पौधों के बारे में। पौधों के बारे में जो आपके एग्जाम के अंदर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और भर भर के यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके नेपेंथिस के बारे में पूछा जाता है, रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा जाता है, क्रोटोन बरगद वगैरह के बारे में पूछा जाता है। देखिए, ये सब वो पौधे होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट उनके अलावा पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में क्या हुआ था, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिल गए थे। जैसे आपके कुछ टेट वगैरह एग्जाम में भी क्वेश्चन थे, तो कुछ ऐसे कुछ दो चार क्वेश्चन को मैंने आज की वीडियो के अंदर भी इंक्लूड किया है, तो उनको भी आप लोग देखते चलना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज आपका टॉपिक नंबर 27 नहीं है, बीच में चीटिंग हो गई थी। बीच में कुछ टॉपिक मैंने इंक्लूड कर दिए थे, जैसे कुछ बेसिक ग्रामर आपको कराई थी, 2-3 टॉपिक भी इंक्लूड कर दिए थे, बट मैंने उनके ऊपर टॉपिक लिखे नहीं थे। आज वरना आपका 30-31वां टॉपिक होता, ठीक है, बट ये थोड़ी चीटिंग हो गई। तो चलो कोई बात नहीं यार, टॉपिक नंबर 27 ही मान लो। इससे पहले जितने भी टॉपिक मैं करा चुका हूं उनको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वरना यूट्यूब पर सर्च मारकर देख लेना, साथ में मेरा नाम लिख लेना, सचिन नाम लिख लेना, वो सभी टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज आपके एनसीईआरटी के बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक की। जी सभी को गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं आपके टॉपिक की। साथ ही जो नए स्टूडेंट आए हैं वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक ये आपकी क्लास चलने वाली है। जब तक आपका एग्जाम पास नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ बना रहूंगा, और भगवान ने चाहा तो जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी तब तक आपका साथ और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। उसके बाद आप लोग अपने रास्ते रहना, और शायद मैं आपको दूसरे बच्चों के साथ मिलूंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्टिंग। उसके अलावा ये सीटेट के नोट्स है, आई होप आप लोगों ने ले लिए होंगे और किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहे होंगे आप लोग। इतना मुझे मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि किसी पब्लिकेशन वगैरह के चक्कर में आप लोग नहीं पढ़े होंगे। अगर आप लोग एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ रहे होंगे तो वो ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा जैसे पिछली बार ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी तो पेपर नो डाउट आपका एनसीईआरटी से आता है, बट बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे कुछ शिफ्ट के अंदर तो जहां पर आपके क्वेश्चन आपके टेट वगैरह के एग्जाम से पूछे गए थे, स्ट्रेटेजिकल जीके आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो वो कुछ टॉपिक मैंने अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दिए थे, तो आपके एनसीईआरटी से बाहर के पूछे गए थे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए थे उनको पता चल गया होगा कि वो अलग से जो टॉपिक दिख रहे हैं वो आपके बाहर के कुछ पूछे गए थे, ठीक। तो ईवीएस के अलावा बाकी के जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी आपके पेपर है, चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, और जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, ईवीएस हो, सीडीपी हो, आपका मैथ्स हो, चाहे आपकी जो भी लैंग्वेज हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, वो सभी इनके अंदर आपको मिल जाएगा। इनको फॉलो करना है, क्लास फॉलो करना है, और आपका एग्जाम आपको निकल जाएगा, इतना आपको भरोसा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं क्लास की स्टार्ट और पढ़ते आज आपको पौधों के बारे में, एक एक करके सभी पौधों को कंप्लीट करते जाते हैं। सबसे पहले जिस पौधे के बारे में बात करनी है वह आपका डिजर्ट ओक यानी कि रेगिस्तानी ओक। अब पढ़ते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में एक एक करके सभी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह पूछा जाता है, इमेज के माध्यम से आप लोग देखते जाना। रेगिस्तानी ओक सबसे पहले आपको यह पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक कहां पाया जाता है, तो रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। एग्जामिनर ने आज तक जितनी बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन दिया है सबसे ज्यादा यही गलत दिया है। कभी कह देता है ऑप्शन के अंदर अबू धाबी में पाया जाता है, कभी अफ्रीका में पाया जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो रेगिस्तानी ओक जो आपका पेड़ पाया जाता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका पेड़ पाया जाता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट यह बनता है, जो रेगिस्तानी पेड़ है जो आपका, इसके अंदर पत्तियां बहुत कम होती है। इसके अंदर क्या होती है, आपके कांटे ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? कांटेदार जो है ये ज्यादा देखने को मिलता है, पत्तियां कम रहती है। कई बार आ चुका है ये वाली लाइन आपकी, ठीक है। जितने पॉइंट सामने आपको दिख रहे हैं ये सभी आपको एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, ठीक। देखिए, एक सिंपल सी बात जो मैं आपको कई बार कहता हूं, जब आप लोग अपने सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो रेगिस्तानी ओक के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में दुनिया भर की जानकारी है, बट जब आप लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी दे रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही जानकारी पढ़नी है जो आपके एनसीईआरटी की किताबों में दी हुई है, क्योंकि ये वो जानकारी जो एनसीईआरटी में दी हुई है, इससे बाहर पेपर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा रेगिस्तानी ओक के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, अगर इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो मुझे बता देना, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, इसके अंदर पत्तियां बहुत कम देखने को मिलती है।
तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि इस वृक्ष की जो जड़ें होती है, ठीक है, इस वृक्ष की जो जड़ें होती है, इस पेड़ की जो जड़ें होती है, वो वृक्ष की जो ऊंचाई होती है उसकी लगभग 30 गुना गहराई तक कहां तक जाती है, नीचे जमीन के भीतर तक जाती है। आप लोग सोच सकते हो इस वृक्ष की जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, इसकी लगभग 30 गुना जो है ना नीचे तक इसकी जो है जड़ तक जाती है, ठीक है। यानी नीचे जो जमीन के अंदर पानी तक रहता है वहां तक इसकी जड़ें पहुंच जाती है, किसकी, रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें रहती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट रह गया, इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास की दीवार के बराबर होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बार जब आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसमें ये ऑप्शन दिया गया था कि इसकी ऊंचाई जो सामान्य क्लास होती है, जैसे जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं या जो आपका रूम होगा उसकी जो दीवार है लगभग उसी के बराबर इसकी हाइट होती है, या फिर इसको कह सकते हो लगभग 4 मीटर। ये आपका ऑफलाइन जो आपका पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था एक बार, यह लगभग 4 मीटर आप लोग इसकी हाइट कह सकते हो, इस पेड़ की जो हाइट होती है, ठीक है। तो उसके बराबर इसकी क्या होती है, इस पेड़ की जो होती है उसकी ऊंचाई होती है, ठीक। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक। ये थोड़ा मेरी नजरों से निकल गया था, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। और इसकी ऊंचाई के लगभग 30 गुना नीचे गहराई तक इसकी कहा जाती है, इसकी जड़ें जाती है, तो जब तक वो पानी तक नीचे ना मिल जाए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यह पानी पेड़ के जो तना होता है, जो स्टीम होता है, उसमें जमा रहता है, जो पानी नीचे तक रहता है। और अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, यानी जहां पर ये पेड़ रहता है, और जब कभी वहां पर पानी की कमी रह जाती है तो वहां के लोग पाइप लेकर आते हैं और पाइप लेकर यहां पर इस तने में लगा देते हैं और इससे अपना पाइप लगाकर और पानी को निकाल लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये जितनी जानकारी थी रेगिस्तानी पेड़ के बारे में वो सभी मैंने आपको बता दी और सामने आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है। अब देखो, अगर आप कहोगे कि सर इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट बता दो क्या है, तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है एक तो ये कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इसको घुमा फिरा के पूछता है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास की दीवार के बराबर आती है। सेम लाइन आपके एग्जाम में कई कई बार पूछी गई है। 4 मीटर सिर्फ एक बार पूछा गया था आपके ऑफलाइन एग्जाम में। और इसकी वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना नीचे तक जाती है, ठीक है। ये जो ऊपर के 4 स्टेटमेंट है ये आज तक सबसे ज्यादा बार पूछे गए, बट आपको नीचे के 2 भी करने हैं। तो ये सारे पॉइंट वो थे जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम में अभी तक पूछे गए, ठीक है। आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक, आपके क्लियर हो गए होंगे सभी पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में सभी जानकारी। तो ये पेड़ आपका हो गया अब कंप्लीट। अब बढ़ते अब आपके दूसरे वृक्ष, दूसरे पेड़ के बारे में या दूसरे प्लांट के बारे में, उसके ऊपर अब नजर डालते हैं। दूसरा प्लांट है भाई आपका क्रोटोन प्लांट। क्रोटोन प्लांट के बारे में आपको सिंपल सा समझना है। ये होता है आपका सिग्नल देने वाला प्लांट, जो सिग्नल देता है। सिग्नल किस चीज का सिग्नल देता है? ये मिट्टी के बारे में यानी जमीन के बारे में सिग्नल देता है कि भाई जमीन की क्या हालत है, जमीन अच्छी हालत में है या बुरी हालत में है, ठीक है। तो सिग्नल देने वाला प्लांट होता है जो आपका क्रोटोन प्लांट होता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये आपका जमीन के नीचे ज्यादा गहराई तक नहीं होता जो आपका क्रोटोन प्लांट है। अगर जमीन की हालत बेकार है, बंजर है, तो इसकी जो पत्तियां होती है वो भी सूखने लग जाती है कि अगर तेरी हालत बेकार है तो तेरे गम में मैं भी सूख जाऊंगा, ठीक है। अगर तेरी हालत सही है तो मैं भी तंदुरुस्त हो जाऊंगा। तो कुछ इस तरीके का होता है आपका क्रोटोन प्लांट होता है। तो एक तरीके का सिग्नल होता है, जो किसान होता है, फार्मर होता है, तो वो इससे अपनी जमीन का आइडिया लगा लेता है, ठीक है, क्रोटोन प्लांट से। अगर ये तंदुरुस्त होता है, ताजा होता है, भरा हुआ रहता है, तो लगा लेता है कि हाँ यार जमीन की हालत सही है। अगर ये सूख जाता है, इसकी पत्तियां सूख जाती है, तो किसान को आइडिया लग जाता है कि यार हाँ मतलब जमीन बंजर हो रही है या जमीन को उपजाऊ करने की जरूरत है। तो सिग्नल देने वाला ये आपका प्लांट होता है जो आपका क्रोटोन प्लांट है। ये आपको समझना है क्रोटोन प्लांट के बारे में, ये आपकी जानकारी होगी। तो 2 प्लांट आपके कंप्लीट हो गए। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट प्लांट की ओर। अगला प्लांट आपका सीबीएसई वालों का बड़ा फेवरेट आपका प्लांट है जिसका नाम है आपका पिचर प्लांट यानी कि आपका निफेंथिस। तो पढ़ते अब आपके निफेंथिस के ऊपर, आपका निफेंथिस, ठीक है जी। टेलीग्राम मेरा सचिन एकेडमी के नाम से आप सर्च करो, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। देखिए अब पढ़ते हैं आपका निफेंथिस के बारे में। देखो इसकी फोटो देख लो, निफेंथिस के बारे में घड़े जैसा दिखता है, ठीक है। तो निफेंथिस के बारे में देख लो, किसका मुंह ऐसा दिखता होगा तो निफेंथिस के बारे में देखो। सबसे पहला पॉइंट ये आता है, जो निफेंथिस जो ये आपका प्लांट है, पौधा है, ये आपका अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, दूसरी कंट्री की बात करें तो आपका इंडोनेशिया में और आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत के आपके मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी सिंपल पूछा गया है कि भारत में कहां पाया जाता है, तो भारत में मेघालय में पाया जाता है। और अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ आपका। दूसरी बात,
अब ये क्या है, ये पौधा जो होता है कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ठीक है, अभी इसके बारे में करेंगे कि कैसे शिकार करता है। उसके अलावा अब देखो ये पौधा कैसा होता है लंबे घड़े जैसा दिखाई देता है। अब देखो कैसे दिख रहा है, लंबे घड़े जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये देखो इस तरीके से इसकी आकृति है, इसकी शेप है, तो लंबे घड़े जैसा ये वाला पौधा दिख रहा है। अब देखो इसका शिकार करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। इसकी शेप आप लोग देख रहे हो, ये ऊपर इसकी जो है ये ढक्कन सा आप लोग देख रहे हो, तो यहां से ये अपनी गंध छोड़ता है। ठीक है, स्मेल छोड़ता है। जब यहां से स्मेल छोड़ता है तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होकर आते हैं। अरे वाह भाई, कुछ अच्छी खुशबू मिल रही है, कुछ खाने को मिल रहा है, चलो भाई टूट पड़ते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, वो जाकर यहां पर इसके ढक्कन पर जाकर बैठ जाते हैं, इस वाले ढक्कन पर जाकर बैठ जाते हैं कि चलो यहां कुछ मिलेगा। ऊपर से ये जो अपना खुलजा सिमसिम वाला जो गेट है इसको बंद कर लेता है कि चलो भाई बहुत हो गया तुम्हारा, और अपना खुलजा सिमसिम वाला गेट बंद कर लेता है। तो इस तरीके से ये क्या काम करता है, अपना शिकार करता है, उन्हें लालच देता है, अपनी स्मेल छोड़ता है, वो स्मेल से अट्रैक्ट होकर आते हैं, और ऊपर से अपना क्या काम कर लेता है, अपने गेट को बंद कर लेता है। तो इस तरीके से जो अपने कीड़े होते हैं ये उनका ये शिकार करता है। ठीक है, कीट भक्षी पौधा है आपका, जो आपका ये पिचर प्लांट है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए किस तरीके से आपका नहीं मतलब कीड़ों का शिकार करता है। निपेंथिस पौधे को आपका घटफंडी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। और इसके अलावा सीटेट के एग्जाम में जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ये तो आपको पता चल गया, इसको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है, जो कीट पक्षियों को खाता है। ठीक है, छोटे इंसेक्ट को खाता है। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है। ये वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया, 4 ऑप्शन वहां पर दे दिए, तो उसमें से बताना था कौन सा कीट भक्षी पौधा यानी कि इंसेक्टिवोरस आपका प्लांट नहीं है। तो वहां पर पिचर प्लांट था, निपेंथिस था, तो ये तो आपका कीट भक्षी पौधा है। उसके अलावा जो आपका डायोनिया है जो आपका डायोनिया है, ये भी आपका कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, अब ये कैसा कीट भक्षी पौधा होता है, ये आपका कुछ ऐसा होता है, गोल सी शेप का होता है, और इसके भी ऐसी क्या होता है, साइड से इसकी भी ऐसे पत्तियां निकली होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है, और इसकी साइड से पत्तियां निकली होती है। ये कहता है आओ कीड़े मकोड़े आगे बैठो, मेरी पत्तियों पर बैठो, और जब वो आके बैठता है तो ये भी अपना डमरू बंद कर लेता है। ठीक है, तो दोनों कुछ इस तरीके के होते हैं ये भी भाई। तो ये भी आपका कैसा होता है, कीट भक्षी पौधा है। 2 कीट भक्षी पौधे हो गए। तीसरा होता है आपका संड्यू। ठीक है, संड्यू आपका तीसरा आपका कीट भक्षी पौधा होता है। तो इस तरीके से पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में ये पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला, वरना बेसिकली आपका पिचर प्लांट यानी कि आपका नेफेंथिस पौधा देखने को मिलता था। ठीक है, तो इसलिए इसको भी मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा ना इस बार आपके कुछ जी के टाइप भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो उनको भी मैं साथ के साथ आपके कराता जा रहा हूं। वैसे मैंने नोट्स के अंदर ऑलरेडी सारे डाले हुए हैं, तो जिनके पास नोट्स है ऑलरेडी उनको सारा मिला हुआ होगा, बट क्लास में भी मैं साथ के साथ कराता जा रहा हूं उनको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस बार नया देखने को मिला, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। पिचर प्लांट के साथ साथ आप डायोनिया और संड्यू को भी साथ के साथ देख लेना, ये भी आपके क्या है, आपके कीट भक्षी आपके प्लांट है। ठीक, तो आपका पिचर प्लांट यहां पर कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते अब आपके अगले प्लांट की ओर, अगले पेड़ की ओर। अगला पेड़ आपका बरगद, तो बरगद के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए बरगद के बारे में पढ़ने के लिए दुनिया भर की चीज है, मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूं बरगद के बारे में आज तक सीटेट के एग्जाम में आज तक का इतिहास है, जब कभी भी पूछा गया इस पॉइंट से बाहर आज तक कभी नहीं पूछा गया। मैंने कहा ना सीटेट के एग्जाम की ये बड़ी खूबसूरती है, जितनी भी चीज भी एग्जामिनर देता है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं देता। पिछली बार थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई थी, कुछ जीके वाले टाइप क्वेश्चन दे दिए, बट अगर उसने टॉपिक दे दिया, मान लो बरगद दे दिया, निफेंथिस पौधा दे दिया, या मान लीजिए रेगिस्तानी ओक दे दिया, तो फिर उनके बाहर नहीं देगा। जो टॉपिक उसने एनसीईआरटी के डाले हुए फिर वही से देगा। ठीक है, अब देखिए बरगद के बारे में जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाएगा, वो क्या पूछा जाता है, बरगद के बारे में आप लोग जानते हैं सब कि बरगद के पेड़ की जो है लटकन होती है, आप लोग देख रहे हो ये जो लटकन है लटक रही है, जो बरगद के पेड़ की जो लटकन है ये उसकी जड़ें होती है। ठीक है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा बरगद, ठीक है, ये जानते भी होंगे कि ये जो लटकन होती है जड़ें होती है। ठीक है, हम सब लोग जानती है भाई, सबने देखा है। ये टहनियों से निकलती है, ये भी सब लोगों को पता है। ये किससे निकलती है, टहनियों से निकलती है। जो इस टाइम पर छोटे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जब ईवीएस की क्लास शुरू होती है ना, तो घर में जो लेडीज होती है, हाउसवाइफ होती है, उनके छोटे बच्चे मेरी वीडियो देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों छोटे बच्चे खासकर ध्यान से देखना, उनको थोड़ी जानकारी कम होती है। तो ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के नीचे चली जाती है। कहां चली जाती है, ये जमीन के अंदर तक चली जाती है। और यह जड़ें क्या होती है, मजबूत खंबे की तरह पेड़ को सहारा देती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। क्या काम करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। ये जितने भी पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट को याद कर लेना,
इससे बाहर आपका एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में मेनली यही पॉइंट मेंशन है आपके, ठीक है। तो बरगद के बारे में जितनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी वो सामने आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। तो बरगद की ये सारी चीज आपकी यहां पर क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हाँ, उन पर लटक कर झूला झूलते हैं, ये नहीं आएगा, इनके ऊपर लटक कर झूला झूलते हैं, ये वाला पॉइंट आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं कि पौधे का भाग जिसको हम खाते हैं। अब देखिए पौधे के वो भागों के ऊपर बात करते हैं जिनको हम खाते हैं। अब देखिए जड़ को कौन कौन सी वो जड़ है जिसको हम खाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए जड़ की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जड़ को याद करने की क्या ट्रिक थी, आई होप आप लोग भूल गए होंगे। तो जड़ की क्या ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी, बताओ क्या ट्रिक थी? मूली चूसेगा, ये तो बताई थी ना। पूछ नहीं रहा भाई, आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ट्रिक है आपकी, मूली चूसेगा, ठीक है। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि मूली चूसेगा, यही ट्रिक बताई थी ना। ये जड़ों को याद करने की ट्रिक थी, मूली चूसेगा, ठीक है। मूली हो गई आपकी, चू का आपका हो गया चुकंदर, सा का मतलब हो गया आपका शकरकंदी या फिर आप सलजम भी ले सकते हो, और गा का मतलब हो गया आपका गाजर हो गया, ठीक है, गाजर हो गया। इसमें एक नई जड़ और ऐड की है, वो आपका टेपियोका। टेपियोका आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। टेपियोका एक तरीके का आपका फल होता है, ठीक है, जो आपका जमीन के अंदर आपको उगाया जाता है। तो ये बेसिकली एक तरीके की आपकी जड़ हो गई। और ये कहां पर आपको उगाया जाता है? ये आपको उगाया जाता है आपका केरल के अंदर। कहां पर? ये आपको उगाया जाता है टेपियोका, आपका केरल के अंदर उगाया जाता है। वहां के लोग इसको फिर अपना पकाकर और इसको खा जाते हैं, ठीक है। इसी का एक और दूसरा नाम होता है, टेपियोका का दूसरा नाम होता है जिसका नाम होता है आपका कप्पा नाम होता है। क्या नाम होता है? कप्पा नाम होता है। पिछली बार जब मैंने मैराथन क्लास कराई थी ईवीएस की, जब मैंने कहा था इसका दूसरा नाम भी याद कर लेना, एक शिफ्ट के अंदर पूछ लिया गया था ये वाला नाम, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूं, पता नहीं किस शिफ्ट के अंदर कौन सा पूछ ले जाए, ठीक। तो ये टेपियोका के बारे में जानकारी होगी। तो जड़ों की ट्रिक भी मैंने बता दी कि मूली चूसेगा, और उसके अलावा ये सारी जड़ों के नाम बता दिए जिसको आप लोग खाते हो, ठीक। अब बात करते हैं तने के बारे में। तो तनों की क्या ट्रिक मैंने बताई थी आपको? हद कर दिया आपने। क्या बताई थी? हद कर दिया आपने, ठीक है। ये तनों को याद करने की ट्रिक थी कि हद कर दी आपने, ठीक है, हद कर दी आपने, ये इसको याद करने की ट्रिक थी। अब हद कर दिया आपने की क्या थी? हद का मतलब हो गया आपका हल्दी, कर का मतलब हो गया आपका केसर, उसके अलावा दी का मतलब हो गया आपका अदरक, और आ का मतलब हो गया आपका आलू, और पा का मतलब हो गया आपका प्याज, ठीक है। यह हो गया आपका आलू, प्याज और अदरक, और कुछ इसके अंदर आपकी ऐड होगी जैसे आपका केसर वगैरह और हल्दी वगैरह। तो जड़ों को और तनों को याद करने की जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी, जिनके पौधे के वे भाग है जिनको हम लोग खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या खाते हैं? धनिया खाते हैं, गोभी खाते हैं, अरबी को खाते हैं, पालक खाते हैं, और कड़ी पत्ता खाते हैं। खाते हो या नहीं खाते हो? सभी खाते हो भाई, ठीक है। बीज में क्या क्या खाते हैं? चने को खाते हो, बाजरा खाते हो, सरसों खाते हो, गेहूं खाते हो, और धान खाते हो, ठीक है। फूल में क्या खाते हो? सहजन के फूल खाते हो। सहजन के फूल खाते हो नहीं खाते हो? बताओ महाराष्ट्र वालों, बताओ। वही नहीं, आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है सहजन के फूल के पकोड़े कहाँ के लोग खाते हैं? महाराष्ट्र के लोग खाते हैं। अब बाकी के स्टेट वाले जो कहेंगे सर हम भी खाते हैं, भाई महाराष्ट्र के साथ जाना आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि किस स्टेट के लोग सहजन के फूल के पकोड़े खाते हैं। तो महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल के पकोड़े खाते हैं, ठीक है। केले के फूल भी खाए जाते हैं। उसके अलावा कचनार की सब्जी कौन लोग खाते हैं? जो कचनार की सब्जी खाते हैं वो कहाँ के लोग खाते हैं? वो खाते हैं यूपी के लोग। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के लोग कचनार की सब्जी खाते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये लोग समझ गए। फली खाते हो आप, मटर की फली खाते हो, ये भी खाते हो। तो ये सभी वो पौधे के भाग है जिनको आप और हम लोग खाते, ठूसते हैं, भरते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला आपको क्या दिया हुआ है? अब बात करते हैं सब्जियों के ऊपर, बात करते हैं, ठीक। सब्जियों के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। अधिकतर जो सब्जियां होती है वो पौधे के फूल होती है, और कुछ जो सब्जियां होती है वो पौधों का फल होती है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके ऊपर लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आयरन होता है वो आयरन आपको किस चीज में मिलता है? बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। जो आयरन मिलता है वो मिलता है आपका गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। अब क्वेश्चन इसको घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे देता है कि एक मरीज या एक लड़की या एक लड़का डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने उसको क्या लिख कर दिया कि आपको अपनी डाइट के अंदर गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए।
तो उसको किस चीज की कमी है, उसको किस चीज का रोग है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्लियर लिखा होगा ऑप्शन के अंदर कि उसको आयरन की कमी है, या उसको हीमोग्लोबिन की कमी है, या उसको एनीमिया का रोग है। ठीक है, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या जिसको एनीमिया का रोग हो जाता है, उसको क्या होता है, ब्लड कम हो जाता है, ये नाखून जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, आग उसकी पीली पड़ जाती है। तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा ज्यादा आप लोग सेवन करिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके सीटेट के एग्जाम में आपका रिपीट हुआ है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब जब सब्जियों की बात कर रहे हैं तो वो सब्जियों के बारे में आप लोग जानिए जो विदेश से आई है। ठीक है, जिनको हम लोग खाते भी है उनके बारे में पता करिए जो विदेश से आई है। देखिए जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, हरी मिर्च, टमाटर और आलू, ये कहां से आई है, ये आपके आई है साउथ अमेरिका से। उसके अलावा गोभी और मटर, या ये आपके यूरोप से। कॉफी, बीन्स और आपकी भिंडी, या ये आपकी अफ्रीका से। उसके अलावा जो सोयाबीन आया है वो आया आपका चीन से। तो ये वो सब्जी है जो आपकी विदेशों से आई है और जिनके नाम मैंने आपको बता दिया। यहां से एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि फलानी सब्जी किस देश से आई है, तो मैंने आपको सारी बता दी कि कौन सी सब्जी आपकी कहां से आपकी पूछी गई। ठीक है, आई होप आपके यहां तक क्लियर हो गया। बढ़ते अब आपके अगले पॉइंट की ओर। देखिए अब यहां पर कुछ सब्जियों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ सब्जी जल्दी खराब हो जाती है और कुछ सब्जियां लेट तक खराब हो जाती है। अब इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। अब महिलाओं को बहुत मजा आ रहा होगा, यहां पर कह रहे होंगे सर ये तो हमें पता है, ठीक है, कौन सी जल्दी खराब हो जाती है, लेट खराब हो जाती है। ठीक, अब देखो जो जल्दी खराब हो जाती है वो कौन कौन सी है। पालक जल्दी खराब हो जाता है, अगर आपने 2-4 दिन भी रख दिया फ्रिज के अंदर खराब हो जाएगा। केला आपका जल्दी खराब हो जाएगा, 2-4 दिन के बाद ही पिलपिला हो जाएगा। ठीक है, हाथ में ऐसे टाइट पकड़ा, गया बेकार। ठीक, फूल गोभी जल्दी खराब हो जाएगी, टमाटर, खीरा, अंगूर और बैंगन ये जल्दी खराब होने वाले हैं। और लेट तक कौन खराब होती है, ठीक है, ज्यादा लंबे दिनों तक कौन चलती है, लौकी कई कई दिनों तक रख लो खराब नहीं होगी। आलू हो गया, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक और आपका अनानास, ये आपकी कई दिनों तक चलने वाली होती है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। ये सभी वो पॉइंट थे जो आपके एनसीईआरटी के अंदर थे, जो मैंने आपके मेंशन कर दिए। ठीक, अब पढ़ते हैं हम घास के बारे में। अब देखिए घास के बारे में क्या जानकारी दी हुई है। अब कहोगे सर घास के बारे में भी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है भाई, जब आपके एनसीईआरटी के अंदर है। अब घास के बारे में देखिए क्या पॉइंट है कि घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के अंदर फैला होता है। ठीक है, जो घास का पौधा आप लोग देख रहे हो, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। इन्हें खुरपी जो होती है, ठीक है, आपने देखा होगा जो खुरपी जो जिससे खोपते हैं, उससे खोप कर इसका निकाला जाता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। इसी के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपका, एक होता है आपका खरपतवार। खुरपी से समझ आ गया, एक आपका खरपतवार। अब देखिए खरपतवार के बारे में आई होप आप लोग सब जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका पौधा लगाया आपने, ठीक है, या जो किसान खेती करता है तो उसके पास में खरपतवार उग जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी यहां पर प्लांट लगाया, ठीक है, और उसके पास में यहां खरपतवार उग जाती है, तो किसान जो होता है वो खाद देता है, पानी देता है, वो प्लांट को देता है, पौधे को देता है, बट उसको ऑब्जर्व कौन कर लेती है, ये खरपतवार कर लेती है। ठीक है, तो इसलिए खरपतवार जो होती है वो बहुत हानिकारक होती है खेती के लिए भी और पौधे के लिए भी। तो इसलिए खुरपी से इस खरपतवार को काटा जाना बहुत जरूरी है, वरना पूरी फसल का नाश कर देगी, पौधों का नाश कर देगी। ठीक है, तो ये खरपतवार कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको खुरपी से इसको काट देना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये घास के बारे में जानकारी होगी। अब देखिए, अब मैंने कहा ये कुछ नया क्वेश्चन था जो इस बार सीटेट के एग्जाम में ऑनलाइन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला आपके एग्जाम में, एक सेकंड, ये सामने पूरा स्क्रीन पर पूरा ही ले लेता हूं मैं, कट तो नहीं रहा, देखो ये देखो चारों मैंने सामने आपकी स्क्रीन पर ले दिए। ये अभी तक आपके सीटेट के एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया। पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में एक यहां से एक टाइप पूछ लिया, बट मैंने चारों टाइप आपके सामने ले दिए, क्या पता किसी शिफ्ट के अंदर ये आपको पूछ लिया। क्वेश्चन आपके हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, आपके जीरोफाइट और आपके हेलोफाइट क्या होते हैं, इनके बारे एक बार नजर डाल लो, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था। जैसे मान लिया हाइड्रोफाइट क्या होता है, ये वो पौधे होते हैं जो बहुत अधिक जल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे जो तालाब हो गया, जैसे नदियां होगी, उसके पास में जो पौधे उगते हैं वो आपके कौन से होते हैं, हाइड्रोफाइट होते हैं। ठीक है, सिंपल इतना आपके एग्जामिनर ने पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछा था, बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैंने चारों टाइप लिख दिए जो बड़ी मेन होती है। तो चारों टाइप के ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए। मैंने कहा ना जो कुछ नए क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे उनको मैं साथ के साथ कवर कराता जा रहा हूं। ठीक है, देखिए एक बार नजर डाल लिए। पहले बात करते हैं हाइड्रोफाइट की। तो हाइड्रोफाइट वे पौधे होते हैं जो कहां पाए जाते हैं, बहुत अधिक जल वाली जगह पर पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया तालाब हो गया, नदियां होगी। दूसरे होते हैं आपके मीजोफाइट,
ये पौधे सामान्य स्तनों पर जो जगह होती है वहां पर पाए जाते हैं। ना ज्यादा आपकी गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। वहां पर कौन से पाए जाते हैं? आपके मीजोफाइट पाए जाते हैं। जैसे जहां पर खेती वगैरह लोग करते हैं वहां पर आपके मीजोफाइट पाए जाते हैं। आपके जीरोफाइट कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहां पर आपके जीरोफाइट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपके कैक्टस वगैरह के पौधे, जैसे रेगिस्तानी जगह पर जो पाए जाते हैं वो आपके जीरोफाइट आपके पाए जाते हैं। हेलोफाइट कहां पर पाए जाते हैं? ये पौधे वो होते हैं जो आपके खारे जल वाली जगह में पाए जाते हैं, यानी एक तरीके से जो आपके समुंदर के पास पाए जाते हैं। ठीक है, समुंदर के पास में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं हेलोफाइट होते हैं। और सीटेट के एग्जाम में यही आपका पूछा गया था कि वो पौधे जो खारे जल वाली जगह में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके हेलोफाइट होते हैं। बट मैंने बाकी तीन को भी ले दिया, अब पता नहीं इनमें से कौन सा पूछा एग्जामिनर, तो आप लोग इजीली उनके आंसर लगा सकते हो। ठीक, तो यहां पर ये आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते अब आपके अगले के ऊपर। तो ये सब आपके कंप्लीट हो गए, ये वो पौधे के बारे में। अब देखिए, जब पौधे की बात हो रही है तो पौधे के लिए एक बड़ी फेमस सिंचाई चल रही है। भाई पौधों के लिए सिंचाई भी तो करना जरूरी है, और सिंचाई के बहुत सारे तरीके हैं। अब बहुत तरीके की सिंचाई होती है, आप लोग गांव के अंदर भी देखते होंगे, या बहुत प्रचलित भी तरीके हैं। तो पौधे के लिए एक बड़ी फेमस सिंचाई चल रही है, ये सिंचाई है आपकी ड्रिप मेथड। ठीक है, कौन सी सिंचाई है? आपकी ड्रिप मेथड। अब ये ड्रिप मेथड आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछी गई थी, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है। इस ड्रिप मेथड में क्या होता है? ये पीवीसी की जो पाइपलाइन बिछा दी जाती है, देख रहे हो ये पाइप बिछे हुए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से पाइप बिछे हुए, ये पाइप बिछे हुए, इनके अंदर क्या होता है? जो पानी होता है वो ड्रिप में निकलता है। ये नहीं जैसे किसान होता है, ठीक है, खेती करते हैं, अब बेचारों के पास उसने रिसोर्स है, उतने संसाधन नहीं है, तो क्या होता है? वो ट्यूबवेल जो होता है वो पूरा का पूरा पानी एक साथ आता है, तो उससे पानी वो मतलब स्टोर भी नहीं कर सकता वो, और पूरा वेस्ट भी चला जाता है एक तरीके से। ठीक है, बेसिकली वो वेस्ट नहीं जाता, वो जाता वो जमीन के अंदर ही है। बट इस वाले तरीके में क्या होता है? एक तरीके से इसमें ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होता, जितना जरूरत होती है उतना ही जाता है ड्रिप वाले मेथड के अंदर। ठीक है, बूंद बूंद में इसमें पानी निकलता है। तो आजकल इस वाले जो तरीका है ना ड्रिप मेथड का, इसका ज्यादा प्रचलन चल रहा है। तो आपकी एक शिफ्ट के अंदर यही क्वेश्चन पूछ लिया था। तो जो पानी का जो तरीका यूज हो रहा है पौधों को देने के लिए, आपका ये वाला तरीका ज्यादा यूज हो रहा है आपके ड्रिप मेथड का। ठीक है, तो इसमें बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। ठीक, पीवीसी की पाइपलाइन बिछा के इस तरीके से पानी दिया जाता है। तो ये वाला चीज भी मैंने आपको करा दी पौधे के लिए। मैंने कहा ना जैसा आज पौधे वाला टॉपिक है, अब पौधों से संबंधित जो जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई थी वो अब मैं आपको कराता जा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका ये वाला चीज कंप्लीट हुई। अब बढ़ते अब आपके बीज की तरफ। अब बीज के ऊपर एक एक करके नजर डालते हैं। ठीक, आई होप आपके यहां तक क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। ठीक, अब बढ़ते आगे। हाँ, या ड्रिप मेथड, इसका नाम इंग्लिश में क्या लिखूं? देखो नाम लिखा हुआ है ड्रिप मेथड, अब इनके नाम इंग्लिश में क्या लिखूं? ठीक है, पौधे की जो जड़ होती है उसका रूट लिखा हुआ है, वाष्पीकरण का इवोपोरेशन लिखा हुआ है, पीवीसी को पीवीसी कहते हैं। इनके नाम इंग्लिश में क्या लिखूं भाई? इससे ज्यादा ठीक, इनको तो समझाने की जरूरत पड़ रही है, बस इनको तो याद भी नहीं करना आपको। अब पढ़ते हैं बीज के बारे में। अब देखिए बीज के बारे में क्या क्या जानकारी आपकी लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, इनके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। इनके ऊपर पढ़िए एक बार। ठीक, देखिए, हाँ, बूंद बूंद से बनती है जिंदगी, वेरी गुड। देखिए बीज के बारे में देखिए, बीजों को प्राचीन समय में जो सूखी लौकी होती है, आपने लौकी देखी है ना, उसको मतलब कई दिनों तक रख लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं। सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे, और नीम की जो पत्तियां होती थी इन्हें कीड़ों से बचाती थी। बेसिकली नीम क्या होती है? वो कीटनाशक होता है। नीम के जो वो होती है ना टहनी होती है, उससे लोग दातुन भी करते हैं, उसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या करते थे? बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उसकी मिट्टी का लेप करते थे, और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। ठीक, उसके अलावा जो पौधे होते थे वो खुद भी अपने बीजों को दूर फेंक देते थे, और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे। उसके अलावा जो सोयाबीन की जो फलियां है, आप लोगों ने सोयाबीन की फलियां देखी होगी, वो पककर क्या होती है? वो फट जाती है। जब वो पक जाती है, फट जाती है, और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये बीजों के बारे में सारी जानकारी देख लीजिए, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, जो जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। आगे देखते हैं, जो काली मिर्च है, और जो सौंफ है, और जो आपका गेहूं है, ये आपके बीज होते हैं। जो नाशपाती है, भिंडी है, करेला है, खीरा है, टमाटर है, चीकू है, इनमें क्या होता है? बीज होता है। जब कभी भी किसी को किडनी स्टोन होता है, पथरी होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले इन्हीं को मना करता है, ये मत खाना। उसके अलावा जो मिट्टी होती है उसमें गोबर मिलाने से मिट्टी में क्या होता है? कीड़ा नहीं लगता। जैसे आप लोग कभी गांव देहात के अंदर जाओगे तो वहां पर जो महिलाएं होती है
तो अपना जो उनका घर होता है या जो उनकी घरों की दीवारें होती है, जो कच्चे घर बने होते हैं, ठीक है, तो वहां पर गोबर से मतलब उसको अपने घरों को करती है, मतलब फर्श को जो करती है, ठीक है। तो मिट्टी में गोबर मिलाने से क्या होता है, मिट्टी में फिर कीड़ा नहीं लगता है। उसके अलावा कपड़े में बंधा हुआ जो बीज होता है वो पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। चलो भाई, मेरा क्वेश्चन लोंडे लपाटों से है, जितने आप लोग लड़के देख रहे हो। देखो, जब कोई लड़का जिम जाता है या कोई दौड़ लगाने जाता है तो क्या काम करता है, कुछ बीज ले लेता है, ठीक है, उनके साथ में बादाम भी भिगो लेता है, और रात को क्या काम करता है, उन्हें एक कटोरी के अंदर या गिलास के अंदर भिगो के रख देता है कि सुबह खाऊंगा मम्मी इनको, क्योंकि जिम जाना है, दौड़ लगाने जानी है। और कुछ लोग उनको कपड़े में भिगो के रख लेते हैं। तो उसमें सबसे इफेक्टिव जो तरीका रहता है वो जो कपड़े में भिगो के रखते हैं। जब कपड़ों में भिगो के रख लेते हैं ना, तो बीजों को सांस नहीं मिलती उसके अंदर, ओ सॉरी, उसके सांस लेने में सक्षम ज्यादा रहते हैं, तो उसमें बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है। आप देखते हो बीज अंकुरित हो गए, उसकी पूंछ सी निकल जाती है ज्यादा, तो उसमें आपको बीजों को जो है ना कपड़े में रखना चाहिए ज्यादा, ठीक है, तो जल्दी अंकुरित भी हो जाएंगे और ज्यादा बेनिफिशियल भी आपके लिए रहेगा वो, ठीक है। तो लड़के बहुत करते हैं इस काम को ज्यादा, या अपने घर में महिलाओं से ज्यादा करवाते हैं, ठीक। तो बीज के बारे में पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं बीजों के बारे में और पॉइंट। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे अगर नहीं हो जाए, तो इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए क्या कारण हो सकता है। या तो बीज क्षतिग्रस्त थे यानी बेकार थे, या फिर बीज बीच में से टूट गए थे, या फिर बीज में कीड़े लगे थे, उनको फेंक देना, कभी उनको भी चबाकर फिर जिम मारने जा रहे हो या दौड़ लगाने कर जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पहली बार पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया आपके लौंग से संबंधित। लौंग, आई होप आप लोग सभी को पता होगा लौंग क्या होती है, कि जो दांत में अगर किसी को दर्द होता है, ठीक है, दांत में दर्द होता है किसी को, या सेंसेशन होती है, कुछ भी होता है, तो दांत के दर्द के ट्रीटमेंट के लिए लौंग को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेगर मेंडल की, ठीक है। ग्रेगर मेंडल का भर भर के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेगर मेंडल के सामने आनुवंशिकता का फादर, हेरिडिटी का जनक इनको कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना कितनी बार आपके एग्जाम में पूछे गए ग्रेगर मेंडल साहब, नजर डाल लेना, बड़े महत्वपूर्ण आपके ग्रेगर मेंडल, इनके ऊपर बारे में अब पढ़ते हैं, ठीक है। जी, फ्री में इतना अच्छा क्लास मिलता है तो सब लोग लाइक भी नहीं करते, जितना कितना कंजूस होते लोग। रिजवाना परवीन गुस्सा हो रही है, भाई कर दिया करो लाइक वाइक का ये काम, ठीक है। मैं मतलब मुझसे बोला नहीं जाता, आप लोग अपने आप कर दिया करो, ठीक है। एक बच्चा गुस्सा हो रही है, रिजवाना परवीन। चलो भाई, अब पढ़ते हैं ग्रेगर मेंडल के बारे में। मैंने कहा था भाई आपको मैं पेड क्लास की मतलब बिल्कुल आपको कमी खलने नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रोमिस है और आपके एग्जाम तक इसी तरीके से रहेगा। देखिए, ग्रेगर मेंडल के ऊपर पढ़ते हैं बात। तो ग्रेगर मेंडल क्या थे, आपके ऑस्ट्रिया के निवासी थे, जिनका जन्म आपका कब हुआ था, 1822 के अंदर इनका जन्म हुआ था। आई थिंक जहां तक मैं ठीक हूं 1884 के आसपास में इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, ठीक है। बाद में जाके एक मंक बन गए थे, एक पादरी बन गए थे, ठीक है। वहीं पर जाकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह करे थे। जो हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता होती है, उसका फादर इनको कहा जाता है। हेरिडिटी क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होती है, जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो जीन्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमारे ग्रैंडफादर या जो हमारे दादा दादी होते हैं, वो उनसे हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसे मेरी जो हाइट है, तो मेरे फादर की हाइट अच्छी है, तो वो मतलब मुझे जीन्स के थ्रू मुझे मिली, ठीक है। जो सोचने का तरीका, चिंतन करने का तरीका है, वो हमारे फादर और मदर के थ्रू वो हमको मिला, ठीक है। आंखों का जो रंग होता है वो हमारे माता पिता के थ्रू वो हमको मिला। तो ये क्या होता है, जीन्स होते हैं जो हमारे माता पिता या उनके माता पिता के थ्रू जो हमको मिलता है, ठीक है। यही क्या होता है, हेरिडिटी होती है, जीन्स होते हैं हमारे। तो इन्हीं पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। बेसिकली उस टाइम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, बट इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सबसे ऑथेंटिक माना गया। और मटर के पौधों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, वहां पर चर्च के अंदर। तो देखो, ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ 1822 के अंदर। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि जोड़ियों में आते हैं। मटर के पौधों की इन्होंने बेसिकली आपस में ब्रीडिंग वगैरह करवाई। अब देखिए, यहां से शुरू होती है मेन चीज जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। इसको थोड़ा सा मैं एक साथ कर देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सीटेट में यहां से पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए, यहां से पढ़िए। जैसे 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 बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना
और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना, ठीक है। पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले में पौधे के बच्चे, यानी जो पौधे का जो पौधा ही होगा, पौधे के बच्चे कह दिया इसने, अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकना या खुरदुरा होगा। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना हो जाएगा, थोड़ा खुरदुरा हो जाएगा। बेसिकली ये वाली बात कह रहा है कि अगर कोई आदमी है, अगर उसकी हाइट लंबी होगी तो उसके बच्चे की भी हाइट लंबी होगी, ये नहीं है वो नाटा हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई बीज जो है वो खुरदुरा है तो अगला जो उसका बीज होगा वो भी आपका खुरदुरा होगा, ये नहीं कि वो थोड़ा कम खुरदुरा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रंग के गुण में भी अगली पीढ़ी के जो पौधे हैं उनके बीज या तो पीले होते हैं या फिर हरे होंगे। पीले और हरे गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाएंगे, ठीक है। यानी समझ रहे हो आप लोग इनकी बात को। तो आगे देखते हैं। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने जो वहां पर पौधों की जो आपस में जैसे ब्रीडिंग वगैरह करवाई, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे थे हेरिडिटी के ऊपर, तो इस तरीके से ये इन्होंने तर्क दिए थे। आपके सीटेट के एग्जाम में 1 2 3 4 इसके ऊपर लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनके ऊपर नजर डाल लेना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपके ग्रेगर मेंडल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और बेसिकली वो ये आपका पॉइंट कि मतलब जो जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए तो वैसे ही हमको गुण मिलेंगे। अगर उनकी आंखें भूरी है तो हमें हमारी भूरी मिलेंगी, अगर वो लंबे है तो हम भी लंबे मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि अगर वो लंबे है तो हम नाटे मिल जाएंगे, यही कहना चाहते हैं आपके ग्रेगर मेंडल साहब, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे भाई आपके। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब पढ़ते हैं अब आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में। बेसिकली यहां से आपका प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एक बार आप लोग समझ लीजिए। आप कहोगे सर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो बहुत आसान होता है, हम लोग तो जानते हैं इसके बारे में। भाई जानते हो, एक बार और देख लो, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। देखिए इसके बारे में नजर डालिए। हाँ बहुत बढ़िया भाई। देखो प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखो। जो ये होती है पत्तियां होती है, ठीक है, लीफ होती है, पत्तियां होती है, वो पौधों की खाद्य फैक्ट्री है। जो जल होता है, वाटर होता है, खनिज होती है, वो वेसल्स यानी वाहिका द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। और वेसल्स नली के समान होती है। कैसी होती है? जो नली के समान होती है, तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। सभी को पता है वाली बात। पत्तियों में एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट जो कैसा होता है? वो पिगमेंट होता है हरे रंग का। ये जो आप लोग पत्तियां देख रहे हो, इसमें पाया जाता है एक पिगमेंट हरे रंग का, और जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। इस पिगमेंट को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। जो पत्तियों का जो रंग हरा होता है, वो हरा रंग पत्तियों का इसी पिगमेंट की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। क्लोरोफिल, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। क्लोरोफिल सूरज का जो प्रकाश होता है, इसकी एनर्जी का संग्रहण यानी स्टोरेज करने में पत्ती की सहायता करता है। और इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि फिर बाकी ये आपका फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जो आपका ये रहा नीचे, ठीक है। ये पॉइंट वही आपका जो आपके पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया कि पौधों का जो ऊपरी भाग होता है, जो प्लांट्स होता है, जो उसको ऊपर का भाग होता है, उसमें जो ये वाष्प है, ठीक है, ऊपरी भाग से जो वाष्प है, वेपर है, तो वेपर में ऊपरी भाग के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? आपका ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। जो पौधे के ऊपरी भाग से जो जल के रूप में जो हानि होती है, उसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, उसको कहा जाता है, ठीक। यहां तक आपका क्लियर हुआ? तो ये चीज मुझे बेसिकली इसमें समझानी थी, वरना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बहुत ही रेयरली आपके 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए? चलिए बढ़ते अब आपके अगले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, इस पर नजर डालो। अगला है आपका तुलसी के बारे में पढ़िए। अब देखिए तुलसी के बारे में अभी तक इससे पहले क्वेश्चन नहीं आया। अब आपका क्वेश्चन देखने को मिला कि जो तुलसी होती है उसकी जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती। क्वेश्चन आपका पहली बार पूछा गया, मैंने इसलिए ऐड कर दिया, वरना इसकी पढ़ने में आपको कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कि कौन सा ऐसा आपका पौधा है जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि आपकी नहीं होती? तुलसी होती है, ठीक है। औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका तुलसी का। दूसरा आपका कि ऐसा कौन सा आपका पौधा है जिसमें पत्तियां भी होती है
और जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में भी लाया जाता है और साथ ही साथ इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो वो होता है आपका सरसों। ठीक है, सरसों का देखो आप साग भी खाते हो। ठीक है, हमारे घर में कुछ दिन पहले बना था, हमने सरसों का साग भी खाया था। तो इसमें क्या होती है, पत्तियां भी होती है, सब्जियों की तरह यूज में लिया जाता है और सरसों का तेल भी लगाते हैं। आप लोग लगाते होंगे, हम लोग लगाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका अमरबेल। ठीक, इसके बारे में देखिए, अमरबेल के बारे में। तो अमरबेल एक क्या है, परजीवी पौधा है, यानी कि आपका पैरासाइट प्लांट है। क्या है, आपका पैरासाइट प्लांट है, यानी कि परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा यानी पैरासाइट प्लांट क्या होता है, जो दूसरों पर निर्भर रहता है, खाने पीने के लिए क्या रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। बेसिकली इसकी गलती नहीं है भाई अमरबेल की, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अब जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये आर्टिफिशियल खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब देखो यार किसी पौधे के ऊपर टूट गया, जब खुद ही क्लोरोफिल नहीं है इसके अंदर तो क्या होता है, दूसरे के अंदर टूट फूट गया, और कितना बढ़िया तरीके से टूट फूट रहा है। देखो पूरा पौधा इसने ढका हुआ है। तो अमरबेल क्या है, अमरबेल एक पैरासाइट प्लांट है, एक परजीवी पौधा है जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो फ्रेंड जो जो पौधों से संबंधित या जो आपके बीज होते हैं, सब्जियां होती है, उनसे संबंधित जो आपके पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपके क्लियर हो गए होंगे और आपका यहाँ पर पौधे, सब्जियां, बीज और जो आपके ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। अब पूछो यहाँ पर, अगर आपका कोई क्वेश्चन बचा हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपकी क्लास खत्म हुई। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक कर देना। ठीक है, अपने दोस्त यार के पास शेयर कर देना। तो और पूछे क्या क्वेश्चन आपका, यार आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आना था। ठीक है, आपका सीटेट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आना था, इन लोगों ने दिया ही नहीं आज। ठीक, पता नहीं क्यों नहीं दिया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, क्योंकि 31 तारीख से तो आपके फॉर्म ही भरे जाने। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पता नहीं क्यों नहीं दिया इन्होंने, अब कल देंगे या क्या देंगे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका। ठीक, सीबीएसई वालों का। चलो देखते क्या होता है क्या नहीं होता। जी, और पूछिए। आप पूछे क्या क्वेश्चन है आपका। एसएसटी की भी चलेगी, अभी एसएसटी की एक ही क्लास हुई है, तब तक आप लोग नोट्स में से पढ़ते रहिए क्योंकि एसएसटी का सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो तब तक नोट्स में से पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करिए उसमें से जो ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। और पूछिए। मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, मॉक टेस्ट जब कंप्लीट कर लेते हैं उसको सबमिट करते हैं तो नीचे व्यू सॉल्यूशन आता है, उसके ऊपर क्लिक करिए तो सॉल्यूशन तब दिए हुए उसी के अंदर। ठीक है, और पूछिए। खेजड़ी पेड़ के बारे में आप जान के नहीं बताया। ठीक है, जो खेजड़ी पेड़ है ना, खेजड़ी पेड़ के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब राजस्थान के बारे में बताऊंगा उसके अंदर आपका खेजड़ी पेड़ के बारे में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब अलग अलग स्टेट के बारे में आप लोग पढ़ोगे, जैसे महाराष्ट्र पढ़ोगे, राजस्थान पढ़ोगे, असम वगैरह पढ़ोगे, उसके अंदर आपका आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा था पढ़ाने के लिए, खेजड़ी के बारे में आपको क्या बताता, एक लाइन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता। और पूछिए, तब तक क्या पूछना है आपका। जी, बिहार 7th फेज में शामिल होगा कि नहीं दिसंबर सीटेट। और पूछो भाई, इतना खतरनाक क्वेश्चन अभी मत पूछो। सर सेकंड पेपर के लिए कब से क्लास शुरू होगी, क्लास तो डेली होती है, अब ये नंबर आने के ऊपर बात होती है किसका नंबर कब आता है। ठीक है, और पूछिए। कल क्या पढ़ाएंगे, कल का कल देखेंगे। कल एक वीडियो बनाता हूँ, जैसे कुछ बच्चे सीटेट के अंदर जो मिस्टेक वगैरह करते हैं या फॉर्म भरने में जो गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि यार इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए अभी तक कुछ नोटिस नहीं दिया जो कि इनको देना चाहिए था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए। ठीक है, क्योंकि 31 अक्टूबर से फॉर्म बनना स्टार्ट थे। तो देखो मैं ही बना के डालता हूँ वीडियो, क्योंकि देना चाहिए था इन्होंने। तो लेट्स सी, कल का वेट करते हैं, अगर कल नहीं दिया तो मैं बना कर डालूंगा फिर एक वीडियो। सर जी अभी बस 90+ आ रहा है, 100+ नंबर कैसे लाए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते रहिए, क्लास रेगुलर करते रहिए, नोट्स में से पढ़ते रहिए, हो जाएगा आराम से। संपूर्ण पेडागोजी करा दीजिए, एकदम ही संपूर्ण मत करो, धीरे धीरे करते रहो, हो जाएगा आपका। अमरबेल का भी बताया मैंने आपको, दोबारा देखिए अमरबेल का। ठीक है, तो कुछ और नया बैच कब से शुरू होगा, भाई मेरे बैच में क्यों पढ़ रहे हो, कहाँ बैच पढ़ोगे। ठीक है, ये जो ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो आप, मैं अब इसको बैच में कराओ क्या। ठीक है, कल से बैच शुरू कराता हूँ,
कल से आपका बैच कराता हूँ, इनका कल से बैच कर दे। जो जो बैच वाले कह रहे हैं ना कल से 2,000 रुपये फीस रहेगी, कल से पेड क्लास करता हूँ, ठीक है। इनका नाम लिख ले बैच वालों की। ये कंटेंट जो आपको मिल रहा है ये बैच में भी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से कहीं आपको पेड में। इतना मेहनत करके लाता हूं मैं, कई कई घंटे के मेहनत करता हूँ, कंटेंट छाटता हूँ, फिर उसमें जो कुछ नए क्वेश्चन आता है फिर उनको ऐड करता हूँ, फिर 1 घंटे की क्लास लगभग यहाँ पर देता हूँ, फिर भी बैच चाहिए आपको। चलो देखता हूँ, कल से देता हूँ आपको 2-2 घंटे के 2-2 हज़ार में बैच देता हूँ आपको। और पूछे नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड, मोहम्मद इरशाद, हाँ मैं कराऊंगा भाई आपको, वो मुझे पता है वीडियो बनानी है नेगेटिव पॉजिटिव की, मैं कराऊंगा, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका, जल्दी पूछे फिर खत्म करने वालों। मैथ्स का लेवल क्या है? मैथ्स का लेवल प्राइमरी का तो आपका वही है 1st to 5th, और उसका 6 to 8 है आपका। बाकी मैं क्लास में करा ही रहा हूं। और पूछिए। सर मैं भी जीरो, तो कैसे तैयारी करें? मेरी प्लेलिस्ट जाके देखिए, टॉपिक वाइज क्लास देखिए, और जो क्लास वाली प्लेलिस्ट है उसको देखिए, उनको कंप्लीट करिए तब तक, ठीक है। और नोट्स को पढ़ते रहिए साथ के साथ में, इन दो चीजों को साथ के साथ करते रहिए, आपकी हो जाएगी तैयारी। इतना टाइम है अभी, अगर नवंबर में ये दो चीजें आपने कर ली तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। चलिए अब वीडियो को स्टॉप करते हैं, बाकी कल मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट।